राजनीति में दुश्मन बदलते हैं लेकिन जख्म नहीं। ये कहानी उस दिन की है जब मायावती को साड़ी छोड़ सूट पहनने पर मजबूर कर दिया गया। साल 1995 की वो दास्तान जब उत्तर प्रदेश की सियासत में तूफान आ खड़ा हुआ था। वो साल 1995 था मुलायम सिंह यादव और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रही थी दलित राजनीति की तेज आवाज मायावती। 2 जून का दिन था, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। समाजवादी पार्टी के गुंडों ने मायावती को निशाना बना लिया। कमरे में बंद मायावती पर गालियों की बारिश हो रही थी, धमकियां दी जा रही थीं और उनकी जान पर बन आई थी। माहौल इतना डरावना था कि एक पल को लगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी वक्त एक नाम सामने आया, ब्रह्मदत्त द्विवेदी। बीजेपी नेता ने समय रहते पहुंचकर मायावती को बचा लिया। ये वो पल था जिसने न सिर्फ मायावती की राजनीति की दिशा बदल दी बल्कि उनके पहनावे तक को। साड़ी छोड़ उन्होंने सूट पहनना शुरू कर दिया। एक नया रूप, एक नया संकल्प। जल्द ही बीजेपी के समर्थन से मायावती उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। जो साजिश उन्हें तोड़ने के लिए रची गई थी वही उनके इरादों को फौलाद बना गई। सियासत बड़ी अजीब चीज है। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं होता। सत्ता की भूख में लोग रिश्तों की, वफादारी की हर हद की कुर्बानी दे देते हैं। कोई डराता है, कोई फुसलाता है और कोई रास्ते से हटाता है। फर्क बस इतना है कि कौन कब किस मोड़ पर खड़ा होता है। कहते हैं जीतने वाला नायक बन जाता है और हारने वाला सिर्फ इतिहास की किताबों में एक तारीख। साल 1992 का अंत था जब हिंदुत्व की लहर पूरे उफान पर थी। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिराई गई और राजनीति में जैसे एक तूफान उठ खड़ा हुआ। माहौल गर्म था, जमीन खौल रही थी और ऐसा लग रहा था कि बीजेपी इस बार हर विरोधी को रौंद देगी। उसी दौर में जनता दल से अलग होकर मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की नींव रखी। उनके इरादे साफ थे, सत्ता तक पहुंचना। लेकिन राह आसान नहीं थी क्योंकि मैदान में एक और मजबूत खिलाड़ी उतर चुका था, बहुजन समाज पार्टी के काशीराम। दलितों के बीच उनकी पकड़ बहुत गहरी थी। समस्या ये थी कि बीजेपी के उभार के सामने कोई अकेला खड़ा नहीं रह सकता था। मुलायम और काशीराम को ये बात समझ में आ गई थी और राजनीति में जब रास्ते अलग अलग हों लेकिन मंजिल एक, तो समझौता ही एकमात्र रास्ता बनता है। यही से जन्म हुआ एक अनोखे गठबंधन का। मुलायम और काशीराम ने हाथ मिलाया और जब इरादे जुड़ते हैं तो आत्मविश्वास भी दुगना हो जाता है। बीजेपी जय श्री राम के नारे के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन इस जोड़ी ने एक और नारा बना डाला, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये नारा सिर्फ दीवारों पर नहीं, दिलों पर लिखा गया। यूपी का चुनावी माहौल बदल गया। राजनीति का खेल अब सिर्फ विचारधाराओं का नहीं रहा, ये एक शतरंज बन चुका था जहां चालें बहुत कुछ तय करती थीं। 1993 के चुनावों में समाजवादी पार्टी ने 256 सीटों पर लड़ाई लड़ी और 109 सीटें जीत लीं। बहुजन समाज पार्टी ने 164 सीटों पर चुनाव लड़ा और 67 सीटें जीतकर खुद को मजबूत साझेदार साबित किया। गठबंधन बना, सरकार बनी और सब कुछ सही लगने लगा। लेकिन सियासत में स्थायित्व नहीं होता, यहाँ रिश्ते भी फायदों से तय होते हैं। वक्त बीतते बीतते दोनों दलों के बीच खटास आनी शुरू हो गई। मुलायम को यह एहसास होने लगा कि अगर बीएसपी ने अचानक समर्थन वापस ले लिया तो सरकार एक झटके में गिर जाएगी और ये डर धीरे धीरे सच्चाई में बदलता गया। 23 मई 1995 का दिन मुलायम सिंह यादव काशीराम से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन काशीराम मिलने से इनकार कर देते हैं। ये इनकार सिर्फ एक मीटिंग का नहीं था, ये उस रिश्ते का अंत था जो सत्ता के लिए शुरू हुआ था लेकिन वक्त के साथ भरोसे की नींव खो बैठा। ये एक इशारा था, एक बड़ा इशारा कि सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। उसी रात काशीराम ने भारतीय जनता पार्टी के नेता लालजी टंडन को फोन मिलाया। बात सीधी थी, गठबंधन को लेकर चर्चा करनी थी। लेकिन दूसरी ओर काशीराम की तबीयत बेहद नाजुक थी। वो अस्पताल में भर्ती थे। उनके पास मायावती और राज्यसभा सांसद जयंत मल्होत्रा मौजूद थे। तभी काशीराम ने मायावती को पास बुलाया और सीधा सवाल दाग दिया, क्या तुम उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो? मायावती कुछ सेकंड तक चुप रहीं, लेकिन उनकी आंखों में झिझक नहीं, आत्मविश्वास था। काशीराम ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर एक कागज बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन पत्र। अब रास्ता साफ हो गया था। 1 जून 1995 मायावती सीधे राज्यपाल से मिलने पहुंची। उन्होंने बीजेपी का समर्थन पत्र सामने रखा और सरकार बनाने का दावा ठोक दिया। ये राजनीति का वो मोड़ था जिसने न सिर्फ सत्ता के समीकरणों को हिला दिया बल्कि आने वाले दशकों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा बदल दी। अब खेल पूरी तरह पलट चुका था। बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी से समर्थन वापस ले लिया और बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बनाने की ठोस पहल कर दी। उधर मुलायम सिंह के माथे की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। राजनीतिक जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसकने लगी थी। 2 जून 1995 मायावती ने लखनऊ के एक गेस्ट हाउस में अपने विधायकों के साथ बैठक बुलाई। लेकिन ये कोई आम मीटिंग नहीं थी। माहौल भारी था, हर चेहरा गंभीर। हर कोई जानता था कि ये सिर्फ एक बैठक नहीं बल्कि सत्ता की एक नई कहानी लिखने की शुरुआत थी। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आना अभी बाकी था और ये मोड़ सीधे दिल पर वार करता है।
जैसे ही मायावती ने बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया, बसपा के 12 विधायक राज बहादुर की अगुवाई में समाजवादी पार्टी में जा मिले। मुलायम सिंह को लगा अब तो खेल पलट गया, सरकार बच जाएगी। लेकिन सियासत सिर्फ इरादों से नहीं चलती, कानून भी बोलता है। का दरवाजा अब टूटने ही वाला था। भीड़ बेकाबू थी, सत्ता की हवस इंसानियत को लील चुकी थी। कई विधायक घायल हो चुके थे, लेकिन रुकवाने वाला कोई नहीं था, न पुलिस न प्रशासन। बसपा विधायकों ने आरोप लगाया, डराया गया, धमकाया गया, घसीटा गया। कई विधायक खुद को बचाने के लिए बाथरूम, टेबल के नीचे, यहाँ तक कि खिड़कियों के पीछे छिप गए। कॉन्फ्रेंस रूम से कुछ को जबरदस्ती बाहर घसीटा गया और तब मुलायम सिंह यादव ने पुलिस को इशारा किया, चुपचाप खड़े रहो। पुलिस वहीं थी, लेकिन कार्रवाई गायब थी। मौके पर मौजूद एसएसपी तक ने आंखें मूंद ली और एक कोने में खड़े होकर सिगरेट के कश मारते रहे। लोग चीखते रहे, लोकतंत्र दम तोड़ता रहा। लेकिन तूफान की इस रात में भी एक किरण बाकी थी। शाम होते होते जिलाधिकारी राजीव खेर पहुंचे। भीड़ को हटाया जाने लगा। राज्यपाल ने अतिरिक्त पुलिस बल भेजा। लाठीचार्ज हुआ और वो उन्मादी भीड़ भाग खड़ी हुई। मायावती अब भी उसी कमरे में थी, लेकिन अब दरवाजा खुला और मायावती पहली बार बाहर आई, बिना डरे, बिना झुके। कहानी यहीं खत्म हो जाती अगर सत्ता की भूख शांत हो जाती। रात 11 बजे मुलायम सिंह ने गुस्से में कलेक्टर राजीव खेर का ट्रांसफर कर दिया। इतना ही नहीं, गेस्ट हाउस की बिजली और पानी भी काट दिया गया। काशीराम को जब ये खबर मिली, उन्होंने मायावती से बस इतना कहा, ये तुम्हारी परीक्षा है, और मायावती ने उस परीक्षा में पूरे नंबरों से पास होकर दिखाया। 3 जून 1995 मायावती ने 282 विधायकों के समर्थन से बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में सरकार बना ली। ये जीत सिर्फ एक मुख्यमंत्री की नहीं थी, ये थी एक विचार, एक संघर्ष, एक आंदोलन की जीत। जो कल तक गालियों और लाठियों के बीच फंसी थी, आज वो यूपी की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठी थी। और यही राजनीति है, जहां हार सिर्फ वक्त की होती है और जीत इतिहास की। मुलायम सिंह सत्ता से बाहर हो चुके थे, लेकिन गेस्ट हाउस कांड की खरोंचें मायावती के दिल में आज भी ताजा थी। हर बार जब वो मंच पर खड़ी होती, इस घटना का जिक्र जरूर करती। लेकिन इस कहानी का एक और किरदार था, जिसका नाम लिए बिना ये किस्सा अधूरा रह जाएगा। नाम था ब्रह्मदत्त द्विवेदी। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, राम जन्मभूमि आंदोलन के अहम चेहरा, यूपी में भाजपा का ब्राह्मण चेहरा और अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे करीबी लोगों में से एक। मायावती उन्हें भाई मानती थी। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ 1997 की वसंत पंचमी पर आया, एक ऐसी रात जिसने यूपी की राजनीति को झकझोर कर रख दिया। फरवरी की ठंडी रात थी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी एक तिलक समारोह से लौट रहे थे। कार के दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि गोलियों की आवाज गूंज उठी। तड़ तड़ तड़, सब कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया। यूपी की राजनीति का एक बड़ा चेहरा सड़क पर गिर चुका था। जब मायावती को ये खबर मिली, वो फूट फूट कर रो पड़ी। राजनीति में विश्वासघात आम बात है, लेकिन ये वार ऐसा था जिसे वो उम्र भर नहीं भूली। देखने वालों का कहना था, गैंगस्टर संजीव जीवा और विजय सिंह ने गोलियां चलाईं। इस हमले में उनके सिक्योरिटी गार्ड ब्रिज किशोर तिवारी की भी मौत हो गई। लेकिन ब्रह्मदत्त सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक योद्धा थे जिन्होंने मायावती की जान बचाई थी। 2 जून 1995 गेस्ट हाउस कांड, जब मायावती को उनके ही कमरे में घेर लिया गया था। जब गालियां, धमकियां और जानलेवा साजिशें चल रही थी, तब भीड़ को चीरते हुए एक शख्स गेस्ट हाउस में दाखिल होता है, ब्रह्मदत्त द्विवेदी। वो न नेता की तरह, न मंत्री की तरह, बल्कि एक सिपाही की तरह लड़े। भीड़ से भिड़े मायावती को बाहर निकाला और उन गुंडों को मोर्चे पर जवाब दिया। कहा जाता है, उस वक्त समाजवादी पार्टी के लोग बसपा विधायकों को किडनैप कर मुख्यमंत्री के सामने पेश करने की फिराक में थे। लेकिन ब्रह्मदत्त अकेले ही मोर्चा ले आए, और इसीलिए जब उन्हें गोलियों से भूना गया तो मायावती सिर्फ नेता नहीं, एक बहन की तरह रोई। उनकी मौत ने राजनीति को नहीं, मायावती के दिल को तोड़ दिया था। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद जब उनकी पत्नी ने उपचुनाव लड़ा, तो मायावती ने बहुजन समाज पार्टी से कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा किया, बल्कि खुद प्रचार में उतरी और जनता से वोट मांगे उस औरत के लिए जिसका पति उनके लिए ढाल बनकर खड़ा हुआ था। ये कोई चुनावी फैसला नहीं था, ये कर्ज उतारने का वक्त था। और मायावती ने अपने अंदाज में वो कर्ज भी चुकता कर दिया, क्योंकि राजनीति में जहां रिश्ते पल में बदल जाते हैं, वहीं कुछ एहसान जिंदगी भर साथ चलते हैं। गेस्ट हाउस कांड भारतीय राजनीति का वो काला सच जिसे न तो वक्त भुला पाया और न ही वो लोग जो इसका हिस्सा बने। मायावती ने अपनी आत्मकथा मेरा संघर्ष जीवन एवं बहुजन समाज मूवमेंट का सफरनामा में इस घटना का दर्द भरा जिक्र किया है। उन्होंने साफ लिखा, मुलायम सिंह यादव एक अपराधी मानसिकता वाले नेता थे, जिन्होंने सत्ता की ताकत का गलत इस्तेमाल कर उन्हें मरवाने तक की कोशिश की। ये कोई आम इल्जाम नहीं था, बल्कि उस दिन जो हुआ वो आज भी भारतीय राजनीति की सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक माना जाता है। गेस्ट हाउस में मायावती के साथ जो बर्ताव हुआ, वो सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। जो लोग उस दिन वहां मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जब सपा समर्थकों की भीड़ दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो हालात बेकाबू हो गए। यहाँ तक कि भीड़ में शामिल कुछ लोग मायावती की साड़ी तक खींचने लगे थे। उस दिन के बाद से मायावती ने कभी साड़ी नहीं पहनी।
हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र न अपनी किताब में किया न किसी मंच से बोला, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। इस पूरे मामले की जांच रमेश चंद्र कमेटी ने की थी। कमेटी ने 79 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की, जिसमें मुलायम सिंह को इस हमले का मुख्य जिम्मेदार बताया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये कोई अचानक भड़की हिंसा नहीं थी, बल्कि इसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी। यहाँ तक कि कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को साजिश के तहत लखनऊ से हटा भी दिया गया था। इस पूरी घटना ने 3 बड़े किरदारों को हमेशा के लिए यूपी की राजनीति में अमर कर दिया। मायावती, जो उस हिंसा की शिकार बनी, मुलायम सिंह, जिन्हें उसका मास्टरमाइंड कहा गया, और ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मायावती को उस उग्र भीड़ से बाहर निकाला। गेस्ट हाउस कांड सिर्फ एक राजनीतिक हमला नहीं था, ये भारतीय राजनीति के चेहरे पर एक गहरा तमाचा था। और अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि राजनीति में ऐसी घटनाओं के लिए कोई जवाबदेही तय होनी चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हमें भी महसूस हो कि हमारी मेहनत आप तक सही तरीके